गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट का ए पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंप्लीट किया। उसके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए वो प्लस वैसे न्यूमेरिकल्स आपको बुक से सर्च करके करने हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट। फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट के अंदर डेरिवेशंस आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, कंसेप्ट आएंगे। उसके ऊपर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं और आए हुए न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो फर्स्ट यूनिट का जो बी पार्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा पहला कंसेप्ट है। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें कितना कुछ पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, अब हमें वो देखना है। अब इसको मैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवाना चाहता हूं। मैं भुन्ना में हूं तो मेरा इफेक्ट भुन्ना में होगा, भुन्ना के लोग मुझे जानते होंगे। लेकिन अगर मैं भुन्ना में हूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरा इफेक्ट फतेहाबाद में होगा, हिसार में होगा, सिरसा में होगा या फिर और किसी जगह पर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा जो इफेक्ट है वो चारों तरफ है। चारों तरफ का मतलब है भुन्ना। अगर मैं भुन्ना से बाहर निकल जाऊंगा हो सकता है मुझे कोई जाने भी ना, लेकिन अगर मैं भुन्ना में हूं तो इसका मतलब मुझे लगभग सारे के सारे जानते होंगे या जिनको मैं जानता हूंगा। वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? अब जो चार्ज होता है वो दो तरीके से हम स्टडी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पर ले लिया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसी और चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। अगर इसके आसपास अगर कोई भी छोटा मोटा अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर देगा। लेकिन अगर कोई भी छोटा मोटा नेगेटिव चार्ज अगर इसके पास आ जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज उस छोटे मोटे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा है इसके पास। तो ये जो चार्ज होता है ना, इसके चारों तरफ एक एरिया होता है जिसके अंदर इस चार्ज का इफेक्ट होता है। इसी एरिया को, इसी बाउंड्री को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा मतलब है अगर कोई भी चार्ज कहीं पर भी पड़ा है तो इसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, एक एरिया होता है जहां पर इस चार्ज का प्रभाव होता है, इस चार्ज का इफेक्ट होता है। अब इफेक्ट का क्या मतलब है? मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी छोटा मोटा पॉजिटिव चार्ज है, वो उस बाउंड्री के अंदर है, तो ये जो चार्ज होगा और ये जो चार्ज होगा ना, इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस बाउंड्री के अंदर अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। लेकिन अगर यही चार्ज अगर बाउंड्री से बाहर चला जाए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये चार्ज इसकी बाउंड्री के अंदर ही नहीं है। तो बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री होती है चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर उस चार्ज का इफेक्ट हो। इफेक्ट का मतलब होता है कि ये चार्ज किसी और चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सके या फिर रिपेल कर सके। अगर कोई भी चार्ज इस बाउंड्री से अगर बाहर चला जाए तो इस चार्ज का इस चार्ज के ऊपर या इस चार्ज का इस चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी बाउंड्री को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात है। सीधी सी लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, वो बाउंड्री जिसके अंदर उस चार्ज का इफेक्ट हो, चाहे अट्रैक्टिव इफेक्ट हो चाहे वो रिपल्सिव इफेक्ट हो, उस एरिया को, उस बाउंड्री को जो चार्ज के चारों तरफ होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जैसे कि आपने 10th क्लास में इसका कंसेप्ट पढ़ना शुरू कर दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और उसी तरीके से आपने प्लस वन में भी पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने क्या पढ़ा?
मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने ये पढ़ा कि अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, इस मैग्नेट के चारों तरफ भी एक बाउंड्री होती है। अगर कोई भी लोहे का टुकड़ा अगर इस बाउंड्री के अंदर अगर है तो ये मैग्नेट उस लोहे के टुकड़े को खींच लेगा। लेकिन अगर वही लोहे का टुकड़ा अगर बाउंड्री से बाहर है तो ये मैग्नेट उस लोहे के टुकड़े को खींच नहीं पाएगा, नहीं खींच पाएगा ना। तो ये जो बाउंड्री होती है मैग्नेट के चारों तरफ उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और उसी तरीके से किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही हो, यहां पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मान लो ये एक बड़ा सारा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का किसी और चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि वो जो दूसरा चार्ज है वो कहां पर है। अगर जो दूसरा चार्ज है अगर वो इस बाउंड्री के अंदर है तो इस चार्ज का इस चार्ज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, चाहे अट्रैक्टिव पड़े चाहे रिपल्सिव पड़े। लेकिन अगर वो दूसरा चार्ज अगर इस बाउंड्री के बाहर है तो इस चार्ज का उस चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री से बाहर है। तो चाहे यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे यहां पर नेगेटिव चार्ज हो, इस चार्ज का चारों तरफ एक एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर उस चार्ज का प्रभाव होता है। उसी एरिया और बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये तो थी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। जहां पर भी चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी भी चार्ज के अंदर से निकलती हैं या किसी भी चार्ज के अंदर चली जाती हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक बात याद रखिए, जहां पर चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस ये तीन बातें आपस में रिलेट करती हैं। दोबारा बता रहा हूं, जहां पर भी चार्ज पड़ा होता है वहां पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं चारों तरफ, वहां पर चारों तरफ एक एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है जहां पर उस चार्ज का इफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसके बाद फर्स्ट यूनिट के ए पार्ट के अंदर हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट की स्टार्टिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ए पार्ट फोर्स, बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तो हम लिखते हैं F से और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिखते हैं E से, ये याद रखिएगा। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूं। अगर वो एग्जांपल आपने समझ लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब आपको पता है नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ये आपने पढ़ा। यहां पर एक छोटा मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट, इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल ही छोटे साइज का है। यहां पर है साउथ, यहां पर है नॉर्थ। तो ये कोना है साउथ, ये कोना है नॉर्थ। अब ये छोटा मैग्नेट इस बड़े मैग्नेट के पास पड़ा है, तो ये बड़ा मैग्नेट इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर भी साउथ है, यहां पर भी साउथ है, साउथ साउथ को रिपेल करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अगर मैं इसका दूसरा केस लेकर चलूं, दूसरा केस का मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है और एक छोटा सा मैग्नेट है, यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है। अब मैंने इस मैग्नेट को उल्टा कर दिया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये जो मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है। ये मैग्नेट और इस मैग्नेट के बीच में भी एक फोर्स लगती है, लेकिन इफेक्ट किसके ऊपर होता है? इस छोटे मैग्नेट के ऊपर। अब ये बड़ा मैग्नेट जहां पर है वो तो वहीं पर रहेगा, लेकिन ये बड़ा मैग्नेट
इस मैग्नेट को सरका देगा, मतलब इसका इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। ये भी इसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, लेकिन इसका इसके ऊपर इफेक्ट बहुत कम होता है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। ये इसके ऊपर इफेक्ट डाल नहीं सकता, बल्कि ये इसके ऊपर इफेक्ट डाल देता है। अब ये इसको रिपेल करता है, बदले में ये भी इसको रिपेल करता है, लेकिन ये इस तरह मूव नहीं कर पाता। इसका इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है, इसका इसके ऊपर कम इफेक्ट होता है। तो ओवरऑल बात क्या हुई? ये जो बड़ा मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाता है और इसका इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब अगर मैं मैग्नेट को उल्टा कर दूं, तो ये जो बड़ा मैग्नेट है वो इस छोटे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ना कि इसका इसके ऊपर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? अब इसी कंसेप्ट को हम चार्ज से रिलेट करवाते हैं। कैसे? अब हम यहां पर एक और एग्जांपल लेंगे। एक तो है सन और एक है हमारे कमरे का ये वाला बल्ब। सन का भी काम होता है लाइट देना, इस बल्ब का भी काम होता है लाइट देना, लेकिन जो सन की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो बल्ब है वो भी लाइट देता है, लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी के बराबर। अगर मैं सन को इस बल्ब के साथ कंपेयर करूं तो कौन बड़ा है? सन बड़ा है और बल्ब छोटा है। ये इफेक्ट होगा ना। अब उसी तरीके से यहां पर मैंने एक चार्ज ले लिया, चार्ज। इस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब बिल्कुल सन की तरह। इसके आसपास मैंने एक छोटा सा चार्ज ले लिया। इस चार्ज को हमने बोल दिया क्यू नॉट, और ये जो चार्ज है इसको हमने बोल दिया कैपिटल क्यू। अब ये जो क्यू नॉट होता है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये सोर्स चार्ज बड़े मैग्नेट की तरह होता है, ये टेस्ट चार्ज छोटे मैग्नेट की तरह होता है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस r के साथ सेपरेटेड है। तो अब क्या होगा? ये जो चार्ज है ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्शन। बदले में ये जो चार्ज है ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन। सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि ये बड़ा चार्ज का जो इफेक्ट है इस छोटे चार्ज के ऊपर वो ज्यादा होता है, और ये जो छोटा चार्ज है इसका इस बड़े के ऊपर जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए मेन बात ये निकल के आई, ओवरऑल बात ये है कि ये जो बड़ा चार्ज है ना ये इस छोटे चार्ज को रिपेल करेगा विद सम फोर्स F। बदले में ये इसको भी रिपेल करता है, एक्शन रिएक्शन, लेकिन इसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। आई रिपीट, ये भी इसको रिपेल करता है, लेकिन इसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इस चार्ज को तो हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, ये बड़ा है सन की तरह, और ये जो चार्ज है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ये छोटा है बल्ब की तरह। तो सन बल्ब के ऊपर डोमिनेट करेगा, ना कि बल्ब सन के ऊपर। अब यहां पर ये जो क्यू नॉट है ना, इसकी वैल्यू कई बार 1 कूलम्ब होती है। अगर इसकी वैल्यू कई बार अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 नहीं है तो हम यहां पर सीधा लिखेंगे टेस्ट चार्ज। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है, वो लगती कितनी है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इतनी फोर्स लगती है। अब यहां पर फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो बस ये लिखूंगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा F वेक्टर, तो क्या लिखूंगा? 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू में R कैप, ये लिख दूंगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड करना है। डिवाइड बोथ साइड बाय क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट है इससे डिवाइड कर दो। F वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और R कैप, ये बच जाएगा। ये जो F बाई क्यू नॉट है
F बाई क्यू नॉट, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी जगह पर E लिख सकते हो, देयरफॉर E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये सिर्फ एक सामान्य सा एक सिंपल सा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर इतनी बारीकियां हैं जितनी आप समझते समझते आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो सारी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा और ध्यान से सुनिए। पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये वाला पॉइंट है, यहां पर चार्ज है और यहां पर बड़ा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज इस छोटे चार्ज को जिस फोर्स के साथ रिपेल करेगा उस फोर्स की वैल्यू ये है। ठीक है जी। दूसरी बात, ये जो फोर्स है वो इस पॉइंट के ऊपर रिपल्सिव नेचर में लग रही है और उसका मैग्नीट्यूड ये है। तो अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आर कैप लगा के लिख दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा कंसेप्ट, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है इस सोर्स चार्ज की वजह से, वो लग रही है इस तरफ, राइट की तरफ। अब जहां पर फोर्स लगती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। यह है तीसरा कंसेप्ट। जहां पर फोर्स लगेगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। अब यहां पर मैंने क्या किया, अगले स्टेप के अंदर दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला स्टेप आ गया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब एफ बाई क्यू नॉट को हमने ई वेक्टर बोल दिया। ई वेक्टर क्या हो गया, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू में आर कैप। अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लूं, ओनली मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखूंगा, 1/4πε0 डिवाइडेड बाई क्यू बाई आर स्क्वायर, ये लिखूंगा। आर कैप लगाने की जरूरत नहीं है, और आर कैप अगर लगाते हैं तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाता है। तो यहां से नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आया, जो फोर्स होती है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। साथ के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी भी डायरेक्शन होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है कहीं। जहां पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ये कंसेप्ट है। अब मान के चलो कि ये नेगेटिव चार्ज होता बाई चांस और ये पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाता, एफ फोर्स के साथ करवाता ना। तो ये लेफ्ट की तरफ जो डायरेक्शन है वो फोर्स की होती, तो इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता वो भी लेफ्ट की तरफ होता। कंसेप्ट ये है, जहां पर फोर्स लगेगी वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में ये वाला फॉर्मूला होता है, यानी F बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू E, F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। इस फॉर्मूले के ऊपर आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे, एक भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं छोड़ना इसके ऊपर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ही नहीं कहीं। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला फर्स्ट यूनिट के ए पार्ट को फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट के साथ रिलेट करवा रहा है। आप सोच सकते हो ए और बी को अगर रिलेट करवाने वाला फॉर्मूला हमें मिल जाए तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो। इससे रिलेटेड हर एक न्यूमेरिकल, हर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, कुछ ऐसे आता है, मान लो ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है जी, हमने ई अप्लाई कर दिया। अब यहां इस चैम्बर के अंदर कहीं पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स निकालनी है। उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स निकालनी है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, चार्ज गिवन हो, फोर्स निकालनी हो, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। अब यहां पर ओवरऑल एक कंसेप्ट है, इस पॉइंट के ऊपर जहां पर फोर्स लगेगी, चाहे वो अट्रैक्टिव लगे चाहे वो रिपल्सिव लगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा और उसकी भी डायरेक्शन वही होगी जहां पर फोर्स की होती है। ठीक है जी। उसके बाद एक फाइनल कंसेप्ट है। फाइनल कंसेप्ट क्या है, मान लो एक पॉइंट है, यहां पर एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है, ये पॉइंट है, कोई भी XYZ पॉइंट, कोई भी P पॉइंट।
ये तो है सोर्स चार्ज और ये कोई भी एक पी पॉइंट है। मुझे इस सोर्स चार्ज और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस गिवन है आर। इसको समझना क्योंकि कल परसों इसी का ही यूज होगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर सोर्स चार्ज है और ये जो पॉइंट है वो पी है और क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि इस पॉइंट के ऊपर हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो आपको हमेशा इस पॉइंट के ऊपर +1 चार्ज मानना पड़ेगा। तब जाके आप इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है जी ये बात? इस कंसेप्ट को एक बार ध्यान से देखिए, फिर मैं इसी कंसेप्ट को दोबारा आपको समझाने वाला हूं, फिर हम आगे के टॉपिक करेंगे। आधा मिनट है, देखिए एक बार। एक छोटा सा कंसेप्ट और है। मान लेते हैं ये एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने बोल दिया सोर्स चार्ज। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया P। ये जो P पॉइंट है वो इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस के ऊपर है। यहां से दो कंसेप्ट निकलते हैं। पहला कंसेप्ट, ये जो P पॉइंट है ना वो इस बाउंड्री के अंदर है, लेट कर लिया। हम कोई भी अगर P पॉइंट अगर चार्ज के चारों तरफ मानेंगे, आसपास मानेंगे, तो समझ जाना कि वो P पॉइंट इस चार्ज की बाउंड्री के अंदर है। ठीक है जी? अब तो ये P पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to source charge। सोर्स चार्ज की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें चाहिए। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानोगे। ये तो है बड़ा चार्ज और ये है बिल्कुल ही छोटा चार्ज। तो ये जो बड़ा चार्ज है इस छोटे चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। कितनी फोर्स के साथ? F फोर्स के साथ। अब वो जो F फोर्स है वो कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू में ये वाला चार्ज 1 डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप यहां पर चाहो तो आर कैप भी लगा सकते हो, तब ये फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी आप कैलकुलेट हो सकती है। तो इस तरीके से आप फोर्स निकालोगे। तो F वेक्टर कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है जी? अब आप क्या करोगे? यहां पर ये तो आ गई फोर्स। अब इसको अगर यूनिट चार्ज के साथ डिवाइड कर दोगे, क्योंकि फोर्स बाय चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैंने आपको बताया था फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर मैं फोर्स को इस चार्ज के साथ अगर डिवाइड कर दूं तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पर जो चार्ज है वो कितना है? 1 है, तो आपको 1 से डिवाइड करना है। F वेक्टर को 1 से डिवाइड कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर को 1 से डिवाइड कर दो इनटू में आर कैप। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये कंसेप्ट है, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। टॉपिक लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। मान लो एक चार्ज है, ये चार्ज है सोर्स चार्ज, इसके आसपास एक पी पॉइंट है और पी पॉइंट के ऊपर एक चार्ज पड़ा है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। अब इन दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स लगेगी, रिपल्सिव लगेगी, क्योंकि ये भी सोर्स चार्ज है, ये भी टेस्ट चार्ज है। अब रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो कहां लगेगी? इस तरफ लगेगी। तो वो फोर्स होगी कितनी? सेम टॉपिक है लेकिन आगे जाके डिफरेंस आएगा। फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r कैप लगा दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। अब हमें चाहिए इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें एक बात पता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? दोनों तरफ Q नॉट से डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड बाय Q नॉट, दोनों तरफ मैंने Q नॉट से डिवाइड कर दिया। अगर आप यहां पर Q नॉट से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, और अगर आप यहां पर Q नॉट से डिवाइड करोगे तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर आ जाएगा। और F बाई Q नॉट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। इसी चीज को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर r कैप। ये चीज हो जाएगी वेक्टर फॉर्म के अंदर। एक बात यहां से क्लियर होती है, एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। जहां पर फोर्स लगेगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। दूसरा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको यह ध्यान रखना है कि E होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर और r कैप। ये दो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हैं। यहां पर ये याद रखना, ये जो Q है ये सोर्स चार्ज होना चाहिए। इस फॉर्मूले का भी यूज होगा, इस फॉर्मूले का भी यूज होगा। ठीक है जी, ये तो हो गया सिंपल फॉर्म। अब मैं इसी चीज को वेक्टर फॉर्म के अंदर करता हूं। कैसे? अब यहां पर डिफरेंस आ जाएगा टॉपिक के अंदर। मैंने एक प्लेन मान लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर दो चार्ज हैं, वही दो चार्ज, एक तो है सोर्स चार्ज और एक है टेस्ट चार्ज। ठीक है जी, ये जो सोर्स चार्ज है इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हम बोलते हैं r1 वेक्टर, और ये जो टेस्ट चार्ज होगा उसका भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? r2 वेक्टर। ये है ओरिजिन। वही कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा लिखने में डिफरेंसेस आ जाएंगे। ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें यही रिपल्सिव फोर्स निकालनी है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। अब यहां पर इसको मैंने दे दिया चार्ज नंबर 1, सोर्स चार्ज का मतलब चार्ज नंबर 1, और ये जो टेस्ट चार्ज है इसको मैंने दे दिया चार्ज नंबर 2। ये इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े का छोटे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होती है, छोटे का बड़े के ऊपर रिपल्सिव फोर्स ना के बराबर होती है, ये मैंने आपको बताया। तो ये इसके ऊपर फोर्स कितनी लगाएगा? F21 वेक्टर। F21 का क्या मतलब होगा इसमें? F21 वेक्टर का मतलब है फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू कैपिटल Q, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू कैपिटल Q, इसका यही मतलब होगा। अब मुझे सबसे पहले तो F21 निकालना है, फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये कंसेप्ट है। तो सबसे पहले तो हमें सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट फोर्स का सिंपल फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यही होता है जी सिंपल फॉर्मूला।
यहां पर आप आर कैप भी लगा सकते हो, तब ये बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। लेकिन हमें एफ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, F21। इसी चीज को आप F21 में लिख सकते हो। सिखाया था मैंने F21 वेक्टर कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, यहां पर 21 लिखोगे तो यहां पर 12 आ जाएगा, R12 का स्क्वायर और ये R12 का कैप। यहां पर 21 है तो यहां पर 12 क्यों आता है, ये +1 के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर आप सीखोगे, तो इसलिए मैंने आपको बोला था इस चीज को रिवाइज कर लो, आपने कर भी लिया होगा। अब यहां पर 21 है तो यहां पर 12 का स्क्वायर और ये 12 का कैप। एक +1 के अंदर फॉर्मूला आता है क्या, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर। ये जो R12 का कैप है इसको आप लिख सकते हो R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड। कैप इज इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, +1 के वेक्टर के अंदर आता है ये फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर दो, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 का क्यूब और ये R12 का वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्मूला +1 के अंदर आता है, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया होगा तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। R12 का वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 होता है, उसी तरीके से R21 का वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होता है। ये दो चीजें +1 की यहां पर यूज होंगी, इसको चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, ये R12 का क्यूब है, R12 इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड लेकर इसका क्यूब कर दो, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ये R12 का वेक्टर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। तो ये आ गई फोर्स की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में। अब मैंने एक और बात बताई है, इस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कितनी, दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय क्यू नॉट। जैसे ही आप दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो यहां पर आ जाएगा F बाई क्यू नॉट, यानी F21 वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कुछ ऐसे हो जाएगा क्योंकि क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। फोर्स बाई चार्ज, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये जो चीज है वो है वेक्टर फॉर्म के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये वेक्टर फॉर्म था। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, पहले आधा मिनट इसको देख लो। आई होप आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक ना के बराबर है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है।
इस टॉपिक को करने के लिए आपको कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लगने वाली फोर्स, ये कंसेप्ट आना चाहिए बस। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम 3 पॉइंट पढ़ता है, कौन कौन से? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो टॉपिक है वो आपको बुक से नहीं करना, कॉपी से ही करना है, जो मैं यहां पर करवाऊंगा। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कंसेप्ट क्या था, रिवाइड करवा रहा हूं, आपका हक बनता है कि आप कॉपी में से इसको रिवाइज करो। एक हमने लीनियर बॉडी ली थी जिसकी लेंथ हमने ली थी L। जब मैं इसको चार्ज देता हूं तो वो सारा का सारा चार्ज पूरी बॉडी के अंदर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, ऐसा लिया था। यहां पर एक हमने क्यू नॉट चार्ज ले लिया था, इसके अंदर जो चार्ज हमने दिया था वो दिया था क्यू। यहां फिर हमने एक छोटी सी लेंथ dl मानी थी और यहां पर जो चार्ज था वो था dq। फिर हमने इसका सेंटर और क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस को r माना था और हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी? क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। ठीक है जी। अब ये फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होनी चाहिए, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? जहां पर फोर्स होगी। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देख ली है, इन दोनों को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाई क्यू नॉट। जब आप यहां पर क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब अगर यहां पे क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। फोर्स बाई क्यू नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो होगी कितनी? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा? लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। कहने का एक ही मतलब है, अगर कोई भी चार्ज बॉडी है, अब चार्ज नहीं है, चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फोर्स निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। दूसरा कंसेप्ट कौन सा था? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर हम ऐसे सरफेस की बात करते हैं जिसकी लेंथ हो, जिसका ब्रेड्थ हो, मतलब जिसका एरिया हो। हमने क्या किया था? हमने एक प्लेट ली थी, इसके ऊपर मैंने फुल चार्ज दे दिया था, चाहे बाई इंडक्शन दिया हो, बाई टचिंग दिया हो या बाई रबिंग दिया हो। हमारे पास एक चार्ज था, यूनिट चार्ज क्यू नॉट, इसका एरिया था A। फिर हमने क्या किया? यहां पर एक छोटा सा एरिया A काट लिया और यहां पर जो DQ चार्ज था उसका सेंटर और क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस को R मान लिया था। इस पूरे चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगी थी वो फोर्स की वैल्यू कितनी थी? क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या था? सिग्मा dA अपॉन में R स्क्वायर, यही था। आपको दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड करना है। जैसे आप क्यू नॉट से डिवाइड करोगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA अपॉन में R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर इस पूरे प्लेट की चार्ज की वजह से, और वो भी फोर्स की डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब क्या है? जहां पर भी चार्ज बॉडी पड़ी हो उसके आसपास P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो सकती है। यह था दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या था? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस कंसेप्ट के अंदर क्या था? हमने एक ऐसी बॉडी ली थी जिसकी लेंथ हो, जिसकी ब्रेड्थ हो, जिसकी हाइट हो, और इसको मैंने दे दिया था चार्ज। फिर हमने एक P पॉइंट माना था जहां पर क्यू नॉट चार्ज है।
इसको मैंने दे दिया क्यू चार्ज, इसका वॉल्यूम है v। फिर हम क्या करते थे, एक छोटा सा क्यूब मानते थे जिसका वॉल्यूम था dv और जिसके अंदर dq चार्ज था। फिर इस क्यूब का सेंटर और क्यू नोट के बीच की डिस्टेंस थी r। इस पूरे चार्ज की वजह से इस p पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर क्यू नोट चार्ज पड़ा है, जो फोर्स लगती थी वो लगती थी अवे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। वो फोर्स कितनी लगती थी, क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इतनी लगती थी। अब जहां पर फोर्स लग रही है अवे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वो कितनी होगी, उसके लिए आपको दोनों तरफ क्यू नोट से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो होगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या किया, इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने एक कंसेप्ट किया। हमारे पास यहां पर कोई भी बॉडी है, चाहे वो लेंथ की हो, चाहे वो एक सरफेस एरिया की हो, चाहे वो एक वॉल्यूम की हो, उसके आसपास कोई एक पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट के ऊपर क्यू नोट चार्ज पड़ा है, ठीक है जी। उस पी पॉइंट के ऊपर इस पूरे चार्ज की वजह से फोर्स लगती है, जहां पर फोर्स लगती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। फोर्स तक का टॉपिक तो हम ए पार्ट के अंदर भी कर चुके थे फर्स्ट यूनिट का। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, दोनों तरफ क्यू नोट से डिवाइड कर दो, अपने आप ही उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। आज हम यहां तक करते हैं, कल हम करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।